हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी क्लास 7 सीरीज में हमारा ये 8th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। नाम ही से पता चलता है कि अगर हम विंड को समझेंगे ना, तो हम स्टॉर्म यानी आंधी को समझ पाएंगे। और उसी का एक्सट्रीम फॉर्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोन। साइक्लोन बेसिकली अपने आप में काफी टेक्निकल टर्म है। इसके फिर दो टाइप्स होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये हम लोग हायर क्लासेस में स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ेंगे। यहाँ एक क्लास 7th के बच्चे की तरह बस इन टर्म्स को डिफाइन करना है। मतलब यहाँ हम समझेंगे क्या, यहाँ हम इन चीजों को डिफाइन करेंगे। थोड़ा सा हम इसका हार्मफुल इम्पैक्ट समझेंगे कि कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। साइक्लोन के डेरिवेटिव्स और क्या क्या है ये थोड़ा सा जानेंगे, जैसे टोर्नाडोज हो गया। तो मतलब हम यहाँ क्लास 7th के हिसाब से बहुत थोड़ा सा चीज बताने वाले हैं। यही चैप्टर अगर आपका किसी स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़ो तो वो आपका 3 क्लास का, 2-2 घंटे के 3 क्लास का अपना सेपरेट टॉपिक बनता है। बट 7th है, एनसीईआरटी को रीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे कुछ वर्ड, जैसे इस चैप्टर में ही मुझे एक वर्ड मिला शिमरिंग, या जिसको कहते हैं शिमर। ये काफी बढ़िया और अट्रैक्टिव वर्ड लगा, सिंपल भी है, और आंसर में इस वर्ड को पुट भी किया जाए तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो वैसे ही क्या है ना कि आपको इस पूरे चैप्टर को एक बार रीड जरूर करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं ना कि 6-7-8 बेसिक स्ट्रांग है तो 6-7-8 नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कंटेंट्स आपको 9th-10th में मिल जाते हैं, 11th-12th में मिल जाते हैं। लेकिन आप इसको रीड जरूर करो। रीड करके इसमें से, जैसा हर बार बताते हैं, आप वर्ड्स को, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स को कलेक्ट कर लो। आपका वोकैब भी स्ट्रांग होगा, उसको प्रोनाउंस करोगे तो प्रोनाउंसिएशन भी स्ट्रांग होगा। दूसरा है क्या कि आप उस जगह पे कुछ प्लेसेस का नाम दिख गया तो उसको भी खोज लो। ऐसे तो बहुत सारे कॉमन प्लेसेस ही होते हैं जो आपको पता होता है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी में या स्टेट में है, लेकिन कुछ यूनिक प्लेस है तो उसको एक बार सर्च करके उसको कंपाइल करके रख लो। क्योंकि हो सकता है कि जिनका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है और 10 मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में, या ऐसे भी मैपिंग का क्वेश्चन आता है, कहीं वो एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो करंट अफेयर के किसी न्यूज से ना हो, जनरलाइज कुछ ना हो, ऐसे एनसीईआरटी से ही रैंडम कोई प्लेस निकाला गया हो, तो वो क्वेश्चन फिर आपसे बनेगा नहीं। और बाद में लगा कि यार ये तो इतना इजी था, 6 के बुक से था, 7th के बुक से था। तो आप इस चैप्टर को रीड कर लीजिए। रेस्ट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्या नोट्स बनाना चाहिए वो आपको हम बता देते हैं। साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेंगे कि क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है उसका कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि आपका उस टॉपिक, वो टॉपिक जो आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइवर्स टॉपिक था, 6 में भी था, 7 में भी है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसका एक पार्ट आपका 6 में हो, एक पार्ट 7th में हो, एक आगे फ्यूचर में आया, सबको मिला के एक मेंस का 10 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार देख लेते हैं। वरना अगर आपको लग रहा है कि सारा डुएबल है तो कोई जरूरत नहीं है, आप बस इस चैप्टर का नोट साथ साथ बना लीजिए और फिर खत्म कीजिए। फिर अगले वीडियो को देख के बाकी के टॉपिक्स को समझ लीजिए। तो चलिए हम लोग इसका नोट्स बनाते हैं, और साथ ही साथ आप लोग भी नोट्स बनाएंगे। फिर बाद में एक बार चैप्टर को भी गो थ्रू कर लेंगे, देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमसे छूट ना जाए, और क्वेश्चन करके फिनिश कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमको जानना ये होगा कि एयर क्या है। तो आप जानते हो ना, मिक्सचर होता है एयर। अब मिक्सचर अगर आपसे कोई कह दे कि सिर्फ गैसेस का है तो कहना नहीं, गलत बात है। मिक्सचर ऑफ गैसेस भी है, जिसमें आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि 99% तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही है, उसके बाद जो बच रहा है उसमें आर्गन है, CO2 है, वाटर वेपर है, ये सारा है। प्लस लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, जो आपका वेपर जा रहा है वो वहीं पे कंडेंस हो रहा है एरोसॉल्स की मदद से। प्लस क्या है, एरोसॉल्स है, या कह सकते हो फाइन पार्टिकल्स है, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स। तो इन सब का एक मिक्सचर जो है वो आपका कहलाता क्या है, एयर। एयर किसका पार्ट है, तो एयर इज अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर का एयर आपका पार्ट है। एटमॉस्फियर है क्या, गैशियस एनवेलप। एटमॉस्फियर क्या है, गैशियस गैशियस एनवेलप ऑफ अर्थ। मतलब जो ये अर्थ है इसके चारों तरफ जो ये गैस का जो एनवेलप है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर। उसके भी कई लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, देन उसके बाद आपका आयनोस्फेयर आता है,
थर्मोस्फियर, एग्जोस्फियर। तो बेसिकली एयर एज अ कंपोनेंट जो हम बोलते हैं ना, वो ट्रोपोस्फियर की बात हो रही है। मतलब हमसे जो लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक जो एयर का मास है, जिसमें आपके जो धरती से उठने वाले गैशियस पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर है, जो कि आपका गैशियस फॉर्म में भी है, कुछ एरोसॉल्स के हेल्प से कंडेंस भी हो चुका है, मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, वही मिलकर आपको क्या बनाते हैं, बादल बनाते हैं। कुछ पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के उसमें गैसेस हैं, यूजफुल गैसेस भी हो सकते हैं, कुछ हार्मफुल गैसेस भी। तो उसी को हम कहते क्या है, एयर कहते हैं। अब एयर जब आप समझ गए कि हाँ क्या है एक्चुअली, कि एक पूरा एनवेलॉप है, उस एनवेलॉप का एक हिस्सा जो निचला जो हमारे जस्ट ऊपर है, जिसको महसूस कर सकते हैं, वो एयर है, जिसमें सॉलिड लिक्विड गैसियस सभी पार्टिकल्स हैं। तो वो जब एयर हो गया, तो हम जानते हैं कि एयर से ही आपका क्या बनता है, विंड्स। विंड्स होता क्या है, तो आपका क्या होता है, मूविंग एयर। मूविंग एयर ऐसे सिंपली गैस का जो आपका एनवेलॉप है, जिसमें पार्टिकल्स है, जिसमें आपके लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं, वो अपना चुपचाप शांति से, तो आप कह दिए क्या एयर। बट उस एयर में अगर मोशन है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जनरली हॉरिजॉन्टल मोशन कहते हैं, वर्टिकल को हम लोग सब्सिडेंस का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम कह दें कि वही एयर का मास अगर मूव कर रहा है, तो कहलाता क्या है, विंड्स कहलाता है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विंड्स के डायरेक्शन को हम मेजर किसके मदद से करते हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम कहते हैं विंड वेन, उसके मदद से डायरेक्शन मेजर करते हैं। और उसकी स्पीड को किससे मेजर करते हैं, तो एक डिवाइस आता है जिसको हम लोग कहते हैं एनीमोमीटर। कंफ्यूज मत करना, एक डिवाइस होता है एम मीटर। एम मीटर करंट के लिए है, एनीमोमीटर आपके विंड के स्पीड को मेजर करने के लिए है, कि कितने स्पीड से आपका कितने किलोमीटर पर आवर, उसको फिर आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपका कन्वर्शन हो जाता है। अब होता क्या है कि ठीक है, बात तो कर दी कि मूविंग एयर मूव क्यों करेगा, मूव जो है ये क्यों करेगा, कैसे करेगा। तो एयर जो है ना, सबसे पहले तो ये जानो कि एयर के पास मॉलिक्यूल्स है, आप सभी जानते हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म का मॉलिक्यूल हो या सॉलिड फॉर्म का। जहां पे भी मॉलिक्यूल्स है इस तरह से, तो इन सब के बीच में आपका क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब ये सारा कोई भी एक लेयर है, ठीक है, इसके ऊपर आपका ऐसे मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या होगा, आपस में भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, आपस में भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा कि इतना सारा जो मॉलिक्यूल्स है, ये अपने से नीचे स्तर पे जो प्रेजेंट लेयर है उस पर भी क्या करेगा, दबाव एक्सर्ट करेगा। क्योंकि ये मैटर है, ये ऐसा नहीं कि वैक्यूम है, मैटर है। मैटर आपका हल्का हो या भारी हो, कहीं पे भी आप अपने हाथ को ही किसी टेबल के सरफेस के ऊपर ऐसे रखो, तो आपको महसूस होगा ना कि टेबल के ऊपर एक प्रेशर जरूर एग्जर्ट हो रहा है। लेकिन टेबल चूंकि इतना सॉलिड है तो आप समझ नहीं पाओगे। यही आप रेत का जो टीला है, कहीं पे भी आसपास कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां बालू है, सैंड रखा होगा, उसके ऊपर अपने हाथ को थोड़ा सा ऐसे रखना, तो वो सैंड स्लाइड करेगा। क्यों स्लाइड किया, क्योंकि प्रेशर एग्जर्ट हुआ। छोटा सा आप इरेजर या फिर आपका छोटा सा स्टोन है, उसको उस बालू पे आप फेंकना, देखना कुछ बालू आपका क्या करता है, स्लाइड करता है। क्योंकि क्या हुआ, एक छोटे से एरिया पे कुछ फोर्स उस रबर ने लगाया, उस स्टोन ने लगाया, यानी एक प्रेशर लगा, फोर्स बाय एरिया, जिसकी वजह से उस बालू के पार्टिकल्स के अंदर उतना स्ट्रॉन्ग एफिनिटी नहीं था, तो वो स्लाइड कर गया। तो सब कुछ जो भी मैटर है, वो अपने आसपास जो भी अदर मैटर प्रेजेंट है, अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, उसके ऊपर वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो एयर भी आपका सिंस मॉलिक्यूल से बना है, तो ये भी आपका क्या करता है, एक्सर्ट करता है अपने आसपास मौजूद चीजों पे प्रेशर। इसके लिए कई सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स भी है। जैसे आप सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप देख लो, आपकी बुक में भी दिया है कि एक कैन है, उसमें आप क्या करो कि हल्का सा पानी डाल के उसको उबाल दो, ढक्कन उसका बंद कर दो, और फिर ऊपर से एकदम ठंडा पानी डालो, तो बहुत जोर से चिपक जाता है, ऐसे करके क्रश हो जाता है। क्यों क्रश होता है, क्योंकि अंदर क्या है, लो प्रेशर हो गया हीट होने की वजह से। अब वो क्यों होता है, अभी जस्ट बताते हैं। बाहर ठंडे पानी का प्रेशर ज्यादा पड़ा, तो बाहर ज्यादा प्रेशर था, अंदर कम था, अंदर वाला प्रेशर नहीं संभाल पाया, बाहर से ज्यादा किसी चीज के ऊपर आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा, क्रश हो गया। या उससे भी आसान आप देखो, एक बलून ले लो, उसमें आप हवा फूको, तो आप देखो वो फूलता जाता है। क्यों फूलता जाता है,
क्योंकि उसमें जो हवा भर रहा है ना वो बैलून के वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, बाहर की तरफ धकेल रहा है, जिससे वो वॉल बाहर की तरफ खींच रहा है, तो वो बैलून क्या है, फूल जा रहा है। तो एयर जो है वो आपका क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब प्रेशर जब एक्सर्ट कर रहा है, इसके कई सारे एक्सपेरिमेंट्स एक बार चैप्टर में भी हम लोग गो थ्रू कर लेंगे कि क्या एक्सपेरिमेंट्स है, लेकिन बहुत सिंपल सिंपल से एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हो। या फिर आप कोई पेपर है, पेपर का शीट है, उसको हवा से फूंको तो आप देखोगे क्या पेज उड़ेगा। क्यों उड़ा, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ा। अब होता क्या है कि कहीं पे भी आपका यहाँ पे मान लो एयर है, इस जगह पे आपका एयर है, यहां पे इसको हीट कर दिया गया, हीट कर दिया गया, इसका मतलब क्या है, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया गया। तो अब मान लो मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे था, मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से था। अब हीट करते हैं तो आप जानते हो कि हीट क्या कर रहा है, एनर्जी ऐड कर रहा है। तो मॉलिक्यूल्स में जब एनर्जी ऐड करेगा तो उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, तो दूर दूर भागने की कोशिश करेगा। तो क्या हुआ कि जब हीट पड़ा तो ये पार्टिकल इधर 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 सब दूर दूर एक दूसरे से भागने की कोशिश की। तो आप जानते हो कि एयर आपका क्या होता है, लाइटर होता है, लाइटर होता है, हल्का होता है। उसको और आपने हीट कर दिया, टेम्परेचर जब आपने और बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल और एक दूसरे से दूर चला गया, तो उसके अंदर क्या हुआ, आपका स्पेस वैक्यूम सा क्रिएट हो गया, मॉलिक्यूल्स और दूर चले गए तो वो और हल्का हो गया, मोर लाइटर, मोर लाइटर। जिस वजह से कोई भी चीज जो हल्का होता है क्या होता है, ऊपर की तरफ भागता है। तो क्या हुआ कि ये जो एयर है वो ऊपर की तरफ उसके पार्टिकल्स चलेगा, ऊपर की तरफ। तो नीचे का जो हवा जब ऊपर की तरफ गया तो जहां पे गया ये वहां पे क्या कर दिया, हाई प्रेशर। एचपी का मतलब समझ जाना, कहीं पे भी अगर हम लिख दे एचपी मतलब हो गया हाई प्रेशर, और एलपी लिख दिए तो मतलब हो गया लो प्रेशर। और नीचे से तो वो चला गया, इसका मतलब क्या है, लो प्रेशर। तो ये ऊपर उठ गया तो नीचे क्या क्रिएट कर दिया, लो प्रेशर। ये मत कहना कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर मूव किया, बिल्कुल नहीं, ये मिसकॉन्सेप्शन हटा देना है। ये यहां पे क्या था, आपका हाई प्रेशर ही था, ये इधर लो प्रेशर था। चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही मूव हुई, लेकिन जब मूवमेंट हो गया, कॉन्सिक्वेंस, ये जो हम लिखे हैं ये आपका कॉन्सिक्वेंस है, प्रोसेस होने का नतीजा है कि जब सारा काम खत्म हो गया तब हम देखते हैं कि जहां से हवा चला गया वहां लो प्रेशर हो गया, और जहां गया है वहां पे क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। तो ये आपका क्या है कि हीट करने से एनर्जी बढ़ा, मतलब हुआ क्या, आपने टेम्परेचर जब बढ़ाया तो जो भी मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, उसका वेलोसिटी भी आपका क्या है, बढ़ा। एकदम साथ साथ नोट्स बनाओ, पीपीटी के भरोसे मत रहो, साथ साथ नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत बढ़िया होगा, लिखने का कॉन्फिडेंस आएगा। वेलोसिटी बढ़ा तो वो धीरे धीरे एक दूसरे से अवे मूव करने लगा, और जब अवे मूव करने लगा तो हुआ क्या, वो पार्टिकल पूरा लाइटर हो गया, और लाइटर हो गया तो इसी वजह से वो क्या कर गया, एसेंड कर गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो यहां से एक बात पता चला, नोट करके लिख लो, पहला चीज कि वार्म एयर, वार्म एयर लाइटर है, कोल्ड एयर हेवियर, पहला चीज। दूसरा है वार्म एयर एसेंड करता है, कोल्ड एयर डिसेंड करता है। उसके बाद ये पता चला कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब उसको मूव करना होता है तो हमेशा हाई से लो जाता है, लेकिन जब मूवमेंट हो गया, काम खत्म हो गया, तो कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जहां से हवा निकल गया है उस जगह उसने लो प्रेशर छोड़ दिया, और जहां वो पहुंचा है उस जगह पे उसने हाई प्रेशर बना दिया। अब फिर से अगर हम वेट करेंगे कि अब आगे क्या होगा, तो जहां हवा जाके हाई प्रेशर क्रिएट किया है वहां से फिर कहीं लो प्रेशर की तरफ हवा मूव करना शुरू करेगा। तो यहां से एक और चीज हमको पता चलता है, एक और चीज ये पता चल रहा है कि जो विंड का स्पीड है, विंड का जो स्पीड है इज accompanied by reduced air pressure। जितना ज्यादा
हवा वहां से निकला है, जितनी गति से निकला है, जितना तेजी से निकला है, इसका मतलब वहां उतना ज्यादा उसने रिड्यूस प्रेशर क्रिएट कर दिया है। तो फिर से एक बार ध्यान रखना, ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर हवा को बहुत तेज गति से ट्रेवल कराना है तो जहां से कराना है वहां बहुत सारा हाई प्रेशर होना चाहिए और जहां जाना है वहां बहुत सारा लो प्रेशर होना चाहिए। लेकिन जब आपका क्या है, ये प्रोसेस हो गया, उसके बाद क्या होगा, मतलब अकम्पनीड बाय, तो होगा क्या कि जितनी तेजी से हवा निकला है उतना तेजी से जिस जगह से निकला है वहां लो प्रेशर क्रिएट कर देगा। तो जितना तेजी से भागा उतना तेजी से वहां लो प्रेशर क्रिएट कर दिया। इसके लिए भी कई सारा क्या है आपका एक्सपेरिमेंट्स वगैरह है। जैसे क्या होता है कि आप बॉटल में, बलून में जितना तेजी से फूलाओगे उतना तेजी से आपका क्या होगा कि वो फूलता जाएगा। मान लो उस बलून को आप हल्का हीट करते हो और ब्लास्ट कर जाता है, हल्का हीट करते थोड़ा समय लगाता है, लेकिन ज्यादा फ्लेम देते तो ब्लास्ट कर जाता है, क्योंकि बहुत तेजी से मॉलिक्यूल्स हीट हुआ, बहुत तेजी से वो भागना चाहा, और जितना तेजी से वो भागना चाहा उतना ज्यादा बलून के उस एरिया में लो प्रेशर हो गया, बाहर का हाई प्रेशर उस पर इतना दबाव डाल दिया कि उसका मेम्ब्रेन फट गया। तो ये कई सारे एक्सपेरिमेंट्स है जिसको आप परफॉर्म करके ये चीज देख सकते हो। तो मतलब यहां कहा जाता है कि बहुत ज्यादा अगर प्रेशर का डिफरेंस बिटवीन एनी टू एरियाज अगर बहुत ज्यादा है तो फिर ये सिचुएशन काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित होगा। अब बेसिक पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप हाई लेवल नॉलेज की उम्मीद मत करो, बहुत सिंपल सा चीज बता रहा है। जितना ज्यादा, मान लो एक जगह पे 1000 पास्कल का प्रेशर है और दूसरे जगह पे 500 का है, तो उतना ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इस हाई प्रेशर से बहुत तेजी से आगे वाले एरिया में हवा जो है ट्रेवल करेगा, और तब तक ट्रेवल करता रहेगा जब तक कि आपका प्रेशर बैलेंस ना हो जाए। लेकिन वही है, एक जगह 1000 है, दूसरी जगह 900 है, तो हवा जाएगा इधर भी, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जाएगा। तो कम तेजी से होगा तो डिस्ट्रक्टिव कम होगा, ज्यादा तेजी से जाएगा तो पेड़ वेड़, जो कमजोर घर है, उसका छत है, कपड़ा उपड़ा सब उड़ा देगा, इंसानों को भी उड़ा सकता है, तो खतरनाक ज्यादा साबित होगा। तो मतलब है कि यही हुआ कि जब हम एयर को हीट करते हैं, एयर को हीट करते हैं तो एयर क्या करता है, एक्सपैंड करता है। कंक्लूजिंग पॉइंट ये ऑलरेडी बता दिया कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएगा तो फैलेगा, और जब हम एयर को कूल करते हैं तो मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं तो सिकुड़ता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट किया। दूसरा चीज हम ये जानते हैं कि जब ये एक्सपैंड करेगा, वार्म है तो ये राइज करेगा, जब ये कोल्ड है तो ये डिसेंड करेगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा। जब ये एयर को जब हम हीट कर दिए, एयर को जब हम कूल कर दिए, तो ये जब डिसेंड करेगा तो कहीं पे भी जाके क्रिएट्स हाई प्रेशर एट प्लेस वेयर इट रीचेस, जहां ये जाके डिसेंड करके जमा होगा वहां हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा। लेकिन जहां से हीट करके हम एयर को राइज करवा दिए तो उस जगह पे क्या करेगा, ये क्रिएट्स लो प्रेशर एट प्लेस फ्रॉम वेयर इट राइजेस। तो एकदम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि कब क्या माने, पहले तो आप सिंपल सा प्रोसेस के दौरान देखो। फिर से बताते हैं, ड्यूरिंग प्रोसेस एंड आफ्टर प्रोसेस। ड्यूरिंग प्रोसेस हमेशा कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये आपका थर्मोडायनामिक्स का भी लॉ है, स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप काम कराना है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। दूसरा है, अगर काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया, तब जहां से एयर निकला था, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां अब एयर रीच हो चुका है तो इस जगह पे क्या कर दिया, हाई प्रेशर, जहां से निकल गया है वहां क्या कर दिया, लो प्रेशर। फिर अब अगर हम वेट करेंगे कि अब हवा किधर से किधर जाएगा, तो अब बी टू ए ट्रैवल करेगा स्पॉन्टेनियसली। तो मतलब वही है कि ऐसे भी, जैसे बॉटल है, तो बॉटल को आपने क्या किया, भरा नल से या आरओ से, तो आप देखते हो ना आरओ में या नल में हाई प्रेशर होता है, आप उसके टैप को ओपन करते हो, बॉटल में पानी कम है, लो प्रेशर है, या लो हाइट पे रखते हो, क्योंकि टैप के ऊपर बॉटल रखोगे तो फिल नहीं होगा, उसको टैप के नीचे रखना पड़ता है, तो बॉटल फिल हो जाता है। अब फिल हो गया, पानी उसमें भर गया, तो अब उसके अंदर क्या हो गया, हाई प्रेशर। अब आप क्या करते हो कि अब आपको उसको खाली करना है, तो उसमें से सारा पानी निकाल लोगे तो लो प्रेशर हो जाएगा। तो यही सिंपल सा आपका क्या है, फंडा यहां बताना चाह रहा है।
कि मूवमेंट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हाई से लो जाना पड़ेगा, लेकिन जब काम खत्म हो गया तो जहां से निकला वहां लो, जहां पहुंचा वहां हाई। अब क्या है कि ये जो आपका विंड है, ये विंड है, विंड का जो एक करंट है या धारा है, वो क्यों अराइज होता है? ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ। क्योंकि देखो, अगर पूरा सब कुछ बराबर हीट कर रहा है तब तो फिर हवा का कोई काम ही नहीं होगा ना, क्योंकि सब जब बराबर हीट कर रहा है तो सब जगह बराबर प्रेशर होगा। अब बराबर प्रेशर है, प्रेशर का कोई ढलान, कोई ग्रेडियंट ही नहीं है, तो कैसे मूवमेंट होगा? तो यहां अनइवन हीटिंग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि ये जो इक्वेटर है, ठीक है, ये अर्थ है, ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है, यहां पे हीटिंग सबसे ज्यादा होता है, यहां हीटिंग सबसे ज्यादा होता है। तो हीटिंग सबसे ज्यादा होगा तो यहां एयर क्या होगा? राइज कर जाएगा। इसको ऐसे करके आप बांट लो, 30, 60 एंड 90, इस तरह से। सेम यहां पे भी 30, 60 एंड 90। नॉर्थ है तो डिग्री नॉर्थ कर देना, और साउथ है तो डिग्री साउथ। सबसे ज्यादा इक्वेटर पे हीट हुआ, यहां एयर सबसे ज्यादा राइज हुआ, तो यहां ग्राउंड पे, इस जगह ग्राउंड पे क्या क्रिएट कर दिया? लो प्रेशर, क्योंकि सारा हवा तो ऊपर उठ गया। जबकि यहां पे रिलेटिवली इक्वेटर के तुलना पे हीटिंग हो रहा है, बट थोड़ा कम हो रहा है। यहां 3 एरो दिए हैं, तो यहां इसके तुलना में रिलेटिवली आपका क्या है? हाई प्रेशर। यहां बहुत ज्यादा, पोल पे बहुत ज्यादा कोल्ड है, क्योंकि यहां पे हीट सबसे कम है, सबसे 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 कम है, सबसे कम है। तो इसका मतलब है कि ठंडा हवा है, तो मतलब इस जगह पे आपका क्या है? हाई प्रेशर है। इस पोल के तुलना पे यहां पे थोड़ा सा क्या है? आपका लो प्रेशर है, क्योंकि यहां हीटिंग यहां भी कम है, बट थोड़ा सा इसके तुलना पे कम ये है। तो मतलब हुआ क्या कि रिलेटिवली आपका क्या हो रहा है? रिलेटिवली आपका 30 और 60 के तुलना में ले लो तो थोड़ा सा लो प्रेशर आपका 60 पे बन रहा है। क्यों बन रहा है देखो बताते हैं। अब देखो, यहां पे अगर इस जगह पे हाई प्रेशर बन रहा है, यहां लो प्रेशर बन रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीटिंग से हवा उड़ गया। तो हवा उड़ गया तो आप जानते हो सिंपल सा नियम है, एयर ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। तो आपका होगा क्या कि एयर जो ट्रैवल करेगा कुछ इस तरीके से इधर ट्रैवल कर जाएगा। अब यहाँ कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट आता है, जैसे डायरेक्शन बना अभी वैसे ही बनाना। 7th क्लास का है तो अभी उतना दिमाग नहीं लगाना है, या लगाओगे भी तो आप ज्योग्राफी के लेक्चर्स को जाके देख लो, मैं बहुत अच्छे से बताएं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहां से भी हवा शुरू हो रहा है, जैसे यहां से शुरू हो रहा है, तो खुद को इमेजिन करो हम यहाँ खड़े हैं, अपने दाईं ओर हवा को मोड़ दो। कोरियोलिस फोर्स एक तरह का अर्थ के रोटेशन की वजह से फोर्स आता है। इस जगह पे भी यहां पे रिलेटिवली क्या होगा? हाई प्रेशर। यहां पे भी हाई प्रेशर। इस दोनों हाई प्रेशर के तुलना में रिलेटिवली यहां थोड़ा लो प्रेशर होता है। तो अगेन, अब सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप खड़े हो, जहां से हवा ओरिजिनेट करता है वहां आप खड़े हो जाइए और अपने से बाईं तरफ मोड़ दो, ऐसे करके, जो ये ट्रेड विंड का बेल्ट बनाता है। तो उतना डिटेल ज्योग्राफी में है, लेक्चर्स डाला हुआ, आप देख सकते हो। अभी फिलहाल हमको इतना समझना है। तो हाई से लो प्रेशर की तरफ, हाई से लो प्रेशर की तरफ, यहां पे भी क्या होगा? ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके इधर, क्योंकि इधर हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर है, तो इस तरफ जाएगा, जिसको हम लोग वेस्ट से आता वो समझते हैं, वेस्टर्लीज। अगेन यहाँ पे है तो कुछ इस तरीके से आएगा, ईस्टर्लीज का जो नाम देते हैं। तो आप कहीं पे भी विंड कहीं से शुरू हो रहा है, नॉर्थ में हो तो आप अपने दाएं तरफ मोड़ के एरो बना लो। साउथ में हो तो जहां से भी विंड शुरू हो रहा है वहां खुद को खड़ा करके अपनी बाएं तरफ मोड़ लो, जैसे यहाँ पे ऐसे करके, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे क्या है, इस तरीके से। इस तरीके से। तो हर जगह देख रहे हो ना कैसे जा रहा है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हो क्या रहा है, इस जगह पे लो प्रेशर इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या है ना कि पोल से भी और यहां से भी जो हवा यहां कलेक्ट हो रहा है ना, वो राइज कर जा रहा है, अर्थ के रोटेशन की वजह से बहुत तेजी से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। इसीलिए दोनों साइड, अपने दोनों साइड की तुलना पे यहां थोड़ा सा लो प्रेशर हो जाता है।
इक्वेटर का तो आप सिंपल, मतलब यहाँ पे ज्योग्राफी में ऐसे क्लियर एक्सप्लेनेशन है, 6 to 10 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैराथन वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं कि इक्वेटर पे हो क्या रहा है। तो इक्वेटर पे थर्मली इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मतलब कोई चीज करवाना, थर्मली क्यों, टेम्परेचर इंड्यूस्ड है, मतलब है कि हीट के मदद से यहाँ पे लो प्रेशर होता है। यहाँ पे सनलाइट आपका क्या है, सनलाइट बहुत ज्यादा है, इसीलिए डायरेक्ट हीट की वजह से आपका एयर एक्सपैंड होता है, ऊपर उड़ जाता है, नीचे लो प्रेशर छोड़ देता है। यहाँ पोल में भी आपका क्या है कि सनलाइट सनलाइट बहुत बहुत कम है, जिस वजह से यहाँ पे हीटिंग बहुत कम है, हीटिंग बहुत बहुत कम है, तो कोल्ड एयर है, जिस वजह से यहाँ हाई प्रेशर है। मतलब इसको भी हम कहेंगे कि ये भी आपका क्या है, थर्मली इंड्यूस्ड है, टेम्परेचर की वजह से ही है। अब क्यों होना चाहिए, देखो सिंपल सा है, सन जो है, सन आपका क्या होता है, अर्थ थोड़ा ऐसे टिल्टेड है, तो आपका क्या है, इधर में देख लो इंक्लाइंड रेज पड़ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ रहा है, इधर में क्या हो रहा है, इंक्लाइंड रेज पड़ रहा है। जबकि क्या हो रहा है कि जो आप 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पे आप देख रहे हो, तो यहां हो रहा है डायनामिकली इंड्यूस्ड, डायनामिकली इंड्यूस्ड कहने का मतलब हो रहा है क्या, ड्यू टू अर्थ्स मूवमेंट एंड एयर मूवमेंट, अर्थ और एयर के मूवमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, डायरेक्ट हीटिंग से नहीं हो रहा है। क्योंकि जो भी एयर आ रहा है ना, तो वो 60 डिग्री पे पाइल जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, अर्थ के रोटेशन की वजह से काफी तेजी से ऊपर की तरफ उठ जा रहा है। और जो 30 डिग्री पे हाई प्रेशर बन रहा है, वो इसीलिए क्योंकि वहां पे जो कन्वेक्शन इक्वेटर से जो हवा बहुत सारा निकला है, वो वहीं जाके गिर जाता है। वहीं क्यों गिरता है, इसका सिंपल सा जवाब है कि एयर तो फैलता रहता है पृथ्वी पे, बट एक टाइम के बाद उसका एनर्जी जब कम होगा, ठंडा पड़ जाएगा, तो कहीं तो गिरेगा। तो कोइंसिडेंटली वो जहां पे गिरता है वो लगभग 30-35 डिग्री के आसपास का रहता है, इसीलिए हम कहते हैं कि वहां पे सारा हवा जो उठा था वो गिर रहा है, इसलिए वहां क्या हो गया, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। हीटिंग से ज्यादा वहां दूसरे जगह से आने वाले हवा का इंपैक्ट है, इसलिए वो डायनामिकली इंड्यूस्ड है। तो यही देख रहे हो ना कि यहाँ अनइवन हीटिंग हुआ अर्थ पे, कहीं ज्यादा हीटिंग है, कहीं कम हीटिंग है, इस वजह से आपका क्या हो रहा है, मतलब जनरल स्टेटमेंट अगर देखो, जनरल स्टेटमेंट तो क्या कहोगे कि पोल आपका बहुत कोल्ड है, इसीलिए यहां पे एयर क्या हो रहा है, डिसेंड कर रहा है, इसीलिए यहां हाई प्रेशर है। खाली पोल और इक्वेटर को अगर कंपेयर करें, तो बीच में हम 30-60 एक्स्ट्रा बता दिए कि आप पूरे अर्थ को बस इतना मान लो, ये 0 डिग्री, ये 90 और ये 90, इसको कंपेयर करो। वहीं आपका इक्वेटर है, इक्वेटर में हीट ज्यादा है, तो एयर क्या होता है, राइज कर जाता है, तो वहां लो प्रेशर हो गया। तो आप जानते हो कि कैसे कैसे हवा मूव करेगा, कि पोल की तरफ से ठंडा हवा आएगा इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर की तरफ से मतलब पोल से इक्वेटर की तरफ कोल्ड एयर मूव करना शुरू करेगा। इक्वेटर से जो उठा है ऊपरी आसमान में, जमीन से तो ठंडा एयर आएगा पोल की तरफ, लेकिन जो ऊपर की तरफ उठा है वो आपका इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा। तो ये क्या होगा, नियर लैंड, हाँ लिख देते हैं लैंड की तरफ, मतलब यहाँ ऊपर की तरफ जो उठा है, ऊपर में हाई प्रेशर क्रिएट किया है, तो ऊपर से ऐसे जाएगा, और नीचे से ये ऐसे हवा आएगा, ऊपर से ऐसे जाएगा, नीचे से ऐसे आएगा। तो ट्रोपोस्फियर में मतलब एयर के लेयर के थोड़ा सा ऊपर की तरफ 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के ऊपर की तरफ देखो, तो इक्वेटर से पोल की तरफ चीजें मूव करना चाहती हैं। वो अलग बात है कि जहां उसका एनर्जी ड्रॉप होने लगता है तो नीचे गिर जाता है बीच में कहीं, लेकिन मान लो ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल सा असम्पशन होता, तो ये होता क्या कि ऊपर वाले हवा के लेयर में जो वार्म एयर इक्वेटर का है, कन्वेक्शन से पोल की तरफ जाएगा, और जमीनी स्तर पे आपका पोल से ठंडा हवा इक्वेटर की तरफ आना चाहेगा। बट हम जानते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, ज्योग्राफी में भी पढ़े हैं कि कॉन्सेप्ट, और डिटेल यहाँ शॉर्ट में इसलिए निकाले क्योंकि ज्योग्राफी का डिटेल लेक्चर आपका पढ़ा है 6 to 10th क्लास तक, आप उसको देख सकते हैं, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस वजह से आपका ये सारा चीज हो गया। साथ ही साथ क्या है, लैंड और वाटर को भी अगर देखें तो अनइवन हीटिंग है, ये ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कम है। SHC मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कितना आपको हीट खर्च करना पड़ा एक यूनिट आपका वाटर या 1 kg पानी का या 1 kg सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने, या उससे भी आसान डेफिनेशन समझो कि आपको कितना एनर्जी, कितना हीट लगा किसी का टेम्परेचर बढ़ाने का, उसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी, कितनी क्षमता। अब जिसका ज्यादा है ऑब्वियसली उसको ज्यादा समय लगेगा, वो कूल एंड वार्म दोनों क्या होगा, लेट से होगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा लंबे समय तक, तो उसको गर्म होने में भी समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन यहां पे क्या है, ये कूल और वार्म बहुत इजीली हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, बहुत जल्दी गर्म भी हो जाएगा। तो जिस वजह से होता क्या है कि अगर हम लोग ये डे टाइम की बात करें, डे टाइम में, तो डे टाइम में आप जानते हो सनलाइट होता है, सनलाइट होता है तो आप जानते हो हीट भी होगा, हीट होगा तो ये जल्दी हीट हो जाएगा, यह भी हीट नहीं हुआ है, धीरे धीरे हीट होगा, ये शाम होते होते हीट होगा, तो ये हीट स्लोली हुआ, ये हीट फास्टली हो गया। हीट जब फास्टली हो गया तो हवा क्या करेगा, गर्म होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हीट होगा तो यहाँ जो एयर है उसका एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। एनर्जी जब आपका बढ़ेगा तो इस वजह से क्या होगा, ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा। जब राइज कर जाएगा तो सारा हवा तो जमीनी स्तर से क्या हुआ, ऊपर चला गया आसमान में, तो नीचे पे लैंड पे, ऑन लैंड आपका क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर। जबकि यहां आपका क्या है, हीट स्लोली हो रहा है तो अभी एनर्जी कम है, तो यहाँ पे आपका जो एयर है वो उतना राइज नहीं किया है, यहाँ आपका क्या है, हाई प्रेशर है। तो आप जानते हो कि हवा क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ना सी ब्रीज, सी ब्रीज। इसलिए आप देखोगे कि समुद्र की तरफ फेस करते हुए कोस्टल एरियाज में लोग अपना घर बनाते, उसका खिड़की रखते हैं ताकि जो सी ब्रीज आएगा ना तो कूलिंग इफेक्ट देगा, इसीलिए कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन नहीं होता है। वहीं इसका रिवर्स फिनोमेना क्या होता है, नाइट में होता है। नाइट में क्या हो गया, लैंड क्या हो गया, कूल हो गया इजिली। अब जब कोई भी चीज कूल होता है तो आप जानते हो वहां हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, जबकि वाटर जो है वो दिन भर का हीट एब्जॉर्ब करते हो, अब हीटेड हो गया, तो वाटर जो कूल है वो नहीं हो पाया उतना इजिली, तो यहाँ पे रिलेटिवली क्या हुआ, लो प्रेशर दिन भर का। जैसे आप डे टू डे लाइफ में भी नोटिस करते हो कि गर्मी में आपको जो है पानी जब मोटर से चलाते तो ठंडा मिलता है, लेकिन वही जब पूरा गर्मी का सीजन पानी हीट होते 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 जब ठंडा का टाइम आता है तो आप देखोगे कि बाहर बहुत ठंडा है, बट अभी मोटर चलाए तो मेरे टंकी में ना नॉर्मल पानी है, मतलब है कि आप कंफर्टेबली नहा सकते हो, यूज कर सकते हो, क्योंकि वो हीट होने में उसको समय लगा, जब तक वो हीट हुआ तब तक वो सीजन ही खत्म हो गया। तो अब क्या होगा, अब उल्टा जाएगा, लैंड से वाटर की तरफ आपका मूव करेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। तो ये सब अनइक्वल हीटिंग की वजह से फिनोमेना हुआ। तो मतलब है कि यहां तक हम लोग क्या समझे, हम लोग एक चीज रिवाइज करें 2 मिनट के अंदर, तो हमने यहां समझा कि भाई एयर क्या है, बेसिकली हम डेफिनेशन समझे, एयर से हम कहां तक पहुंचे, विंड तक पहुंचे। हम ये समझे कि इस विंड का जो डायरेक्शन है और जो स्पीड है इसको हम मेजर कैसे करते हैं। हम ये समझे कि क्या एयर के ऊपर टेम्परेचर का इंपैक्ट है कि नहीं, क्या एयर किसी तरह का प्रेशर एक्सर्ट करता है कि नहीं करता है, वो सारा चीज हम समझे। उसके बाद हम समझे कि जो एयर है या विंड है ये क्यों होता है, तो हम समझे अनइक्वल हीटिंग की वजह से। अनइक्वल हीटिंग चाहे वो अर्थ का हो, पूरे एज होल अर्थ का, या किसी एक स्पेसिफिक रीजन में चले जाओ तो वहां पे आप कंपेयर कर लो लैंड और वाटर का, हर महीने में आपका क्या होता है कि अनइवन हीटिंग की वजह से ही हवा एक जगह से दूसरे जगह जाता है। दूसरा चीज हम समझे कि जब प्रोसेस हो रहा है तो आप जानते हो कि कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। जब ये हो गया रिजल्ट क्या निकलेगा, तो रिजल्ट निकलेगा कि जहां से एयर आउट हो गया है उस जगह पे आपका लो प्रेशर है, जहां एयर इन कर गया है उस जगह पे हाई प्रेशर हो गया। इतना चीज हम लोग पढ़े। अब जब एयर विंड समझ गए तो अब हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉर्म का मतलब समझेंगे। स्टॉर्म का मतलब सिंपल आंधी, मतलब क्या होता है, विंड एट हाई स्पीड, जिसकी वजह से कुछ डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं। और यही स्टॉर्म का जो है वेरिएशंस है,
जो वेरिएशंस हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं टाइफून के फॉर्म में, हम लोग पढ़ लेते हैं साइक्लोन के फॉर्म में, फिर इस साइक्लोन का या वाटर स्पाउट के फॉर्म में पढ़ते हैं, वाटर स्पाउट के फॉर्म में। साइक्लोन में भी अलग अलग टाइप है, इसी साइक्लोन को कहीं कहीं हुरिकेन कहा जाता है, कहीं कहीं आपका विली विली कहा जाता है, कहीं आपका ये इसी साइक्लोन को ही एक तरीके से टाइफून भी कहते हैं, या फिर तो मतलब है क्या, ऐसे करके आप वॉच करके याद कर लेना। ये भी हमने टीचर से कहीं से सीखा है। H स्टैंड्स फॉर हुरिकेन। हुरिकेन जो है ये अमेरिकन साइड में जब साइक्लोन आता है ना, उसको हम हुरिकेन कहते हैं। ये साइक्लोन एक जनरल टर्म है, जनरल टर्म है जिसको हम लोग इंडिया वगैरह में भी यूज करते हैं, मतलब ज्योग्राफिकल टर्म साइक्लोन है। T स्टैंड्स फॉर टाइफून। टाइफून है क्या, तो टाइफून ये आपका कहलाता है जापान, फिलीपींस, चाइना, मतलब जो पैसिफिक साइड में इधर में है, और साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया साइड में, इसको हम टाइफून कहते हैं। विली विली, विली विली ये आपका आता है ऑस्ट्रेलिया साइड में, ऑस्ट्रेलिया साइड में, तो उसको विली विली कहते हैं। तो ये सारा है। इसके अलावा कुछ आपका थंडर स्टॉर्म का फिनोमेना होता है। इसके साथ साथ आपका क्या टोर्नाडोज आता है, एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं, टोर्नाडोज, थंडर स्टॉर्म्स एक्सेट्रा। ध्यान रखना ये सारे टर्म अभी सिर्फ हम लोग डिफाइन करेंगे, तो लिख लेना। ये कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है कि साइक्लोन के डिफरेंट वेरिएशंस, मतलब है वही फिनोमेना, वही प्रोसेस है, लेकिन किन किन नाम से कहाँ कहाँ जाना जाता है, तो वॉच करके याद कर लेना। विली विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफून जापान चाइना, साइक्लोन जनरल टर्म है, इंडिया में भी हम लोग यूज करते हैं, हुरिकेन अमेरिकन साइड में आता है, इसी का वेरिएशन है। साइक्लोन में छोटे स्तर पे आता है तो वाटर स्पाउट कहते हैं, लैंड पे आता है तो टोर्नाडोज कहते हैं, थंडर स्टॉर्म कुछ अलग है, जिसको हम कहते हैं ना बादल गरजना, तो वो आपका थंडर स्टॉर्म कहलाता है। तो अब देखो होता क्या है, सबसे पहले हर चीज को हम डिफाइन करेंगे, हर चीज को अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहला चीज हम डिफाइन करेंगे थंडर, थंडर स्टॉर्म्स। थंडर स्टॉर्म्स के लिए जान लो, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कहां डेवलप करता है, तो हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज। क्यों, क्योंकि देखो थंडर स्टॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए फ्रिक्शन, वी नीड फ्रिक्शन इन एयर। कैसे, ये सरफेस है, यहां अगर हीट ज्यादा होगा, तो आप जानते हो ना कि हीट कहां ज्यादा होता है, ट्रॉपिकल एरियाज में, और जहां हीट ज्यादा होता है वहां आप जानते हो कि इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है। इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब वाटर वेपर ज्यादा फॉर्म करेगा, वाटर वेपर ज्यादा फॉर्म करेगा मतलब वो एरिया क्या होगा आपका, ह्यूमिड होगा, और हीट ज्यादा है तो कैसा होगा, हॉट होगा। तो यहां होता क्या है ना कि जब जितना ज्यादा हीट होगा तो बहुत तेजी से आपका क्या होगा ना कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट होगा, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, बहुत तेजी से हुआ। यहां बादल भी तो बना है ना, तेजी से बादल बन रहा है, तो अब क्या होगा कि यहां से पानी भी तो बहुत तेजी से गिर रहा है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल स्विफ्टली, बड़ा तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से हवा ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाता है टेम्परेचर कम होता है, ठंडा होता जाता है, बादल बनता है, और जितना तेजी से बादल बनेगा उतना तेजी से कंडेंस होकर पानी नीचे आएगा। तो ये हो क्या रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो इसके बीच में क्या जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन से क्या होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि ये हवा ऐसे आ रहा है, एक चीज ऐसे जा रहा है, बहुत तेजी से ऐसे जा रहा है, बहुत तेजी से ऐसे आ रहा है, तो इसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से एक गर्जन प्रोड्यूस हो रहा है। स्ट्रांग हवा तो मूव कर ही रहा है क्योंकि स्ट्रांग हीटिंग है, और उसके बाद थंडर जैसा गड़गड़ गड़गड़ आवाज भी आ रहा है, इसी को हम लोग कहते क्या है, थंडर, थंडर स्टॉर्म्स। अभी सिंपल डेफिनेशन इतना समझो। अब इसमें आपसे पूछ देगा कि हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए,
कि बादल जब गरजता है, इसी इसी से आपका क्या होता है ना कि ऐसे आवाज आया, फिर जो मॉलिक्यूल्स आपका आपस में इंटरेक्ट करता है तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो लाइटनिंग भी इसके बाद आता है। तो अभी फिलहाल जो ये थंडर स्टॉर्म हो रहा है, तो प्रिकॉशन कब लेना है? जब थंडर स्टॉर्म प्लस लाइटनिंग, बिजली चमके। बिजली चमकता इसलिए है ना क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं ना, जिस वजह से कहीं पे ज्यादा चार्ज पॉजिटिव हो जा रहा है, कहीं पे नेगेटिव हो रहा है, तो ये अभी बताएंगे आगे हायर क्लास में। अभी सिंपल सा समझो, बिजली आया, बिजली कड़का और नीचे गिरा। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी आइसोलेटेड पेड़ है या अम्ब्रेला है जिसमें मेटालिक एंड है, उसके अंदर हमें शेल्टर नहीं लेना है, क्योंकि वो कंडक्ट करता है लाइटनिंग को। एक तरह से वो करंट है, जैसे बिजली के तार में होता है, बिल्कुल वैसे ही वो करंट कंडक्ट करके हमारे शरीर में ला देगा। हमारा शरीर भी कंडक्टर है। उसके बाद कार या बस जो है ये सेफ है। क्यों है सेफ? क्योंकि क्या हो रहा है ना कि वो पूरा कवरिंग है मेटालिक का, और आप जो सीट पे बैठे हो वो इंसुलेटर है। तो क्या होगा, वो जब मेटल पे स्ट्राइक करेगा तो वो अपने बॉडी के थ्रू धरती में चला जाएगा, सारा चार्ज आपके तक वो चार्ज नहीं पहुंचेगा। अगर आप किसी जंगल में हो और कुछ नहीं है, तो जो छोटा छोटा पेड़ है ना, उस स्मॉल ट्री के अंदर में आपको शेल्टर लेना ज्यादा सही है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, ऊपर से जब लाइटनिंग आ रहा है तो जो बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा पेड़ है वही एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो वो अपने से धरती में कंडक्ट कर देगा, छोटे पेड़ तक आएगा ही नहीं, तो आपके बचने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे। तो ये चीज आपका कहलाता है कि कैसे कैसे आप लाइटनिंग से बच सकते हो। बिजली चमकना, जिसको हम लोग लाइटनिंग कहते हैं, कुछ होता नहीं है, ऐसे ऐसे बादल है ना, तो आपका होता क्या है कि हो सकता है यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज हो, इधर में पॉजिटिव चार्ज हो, चार्ज का डिफरेंस आता है, तो क्या होता है, कंडक्शन शुरू हो जाता है। इसी को हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। आगे चलो, हम लोग साइक्लोन को डिफाइन करते हैं। साइक्लोन भी कुछ नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है लो प्रेशर का सिस्टम जिसमें आंधी चलता है, उसी को हम लोग साइक्लोन कहते हैं। अब देखो होता क्या है, साइक्लोन के लिए कंडीशन जान लो। ये हमेशा क्या होता है ना, ये दो टाइप का होता है, एक ट्रॉपिकल एरिया में होने वाला और दूसरा टेम्परेट एरिया में। दोनों का कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन अलग अलग है। अभी के लिए फिलहाल यहां जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो ट्रॉपिकल, टेम्परेट वाले को भी इग्नोर कर दो, नॉट इन क्लास 7, इसको भी इग्नोर करो। क्योंकि जनरली ट्रॉपिकल इतना कॉमन है ना कि साइक्लोन मतलब ही लोग, अगर को नहीं कहीं दिया रहता तो लोग समझ जाते हैं ट्रॉपिकल। बट इंटरव्यूज वगैरह में अगर आपसे सीधे पूछता है कि साइक्लोन कैसे बनता है, तो फटाफट ट्रॉपिकल का सिर्फ कंडीशन नहीं बोलने लग रहा, कहना कि अगर ट्रॉपिकल है तो ऐसे से बनेगा, टेम्परेट है तो ऐसे से बनेगा, जो बाद में पढ़ेंगे। अभी सिंपल सा चीज ऐसे समझो कि हम यहाँ ट्रॉपिकल पे फोकस कर रहे हैं, जो दिया हमारे चैप्टर में। ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा क्या होता है, ऑलवेज ऑन वाटर बॉडी, सी या ओशन पे ही बनता है, लैंड पे नहीं बनेगा, ये ध्यान में रखना। इसको आपका 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर चाहिए, तभी पानी इवेपोरेट करेगा। इसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर की जरूरत होती है, तब ये साइक्लोन चलता रहेगा। बेसिकली देखो होता क्या है ना, ज्यादा कुछ ये नहीं है, ये वाटर बॉडी है, ठीक है, वाटर बॉडी है। यहां पे आपका हीट पड़ रहा है, पूरे एरिया में हीट पड़ा तो ऑब्वियसली क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप जानते हो कि क्या होगा, इस तरीके से एयर राइज करेगा तो यहां क्या बन गया, लो प्रेशर। तो क्या हो रहा है, ऐसे करके एयर राइज कर रहा है। तो धीरे धीरे अगर हीटिंग हो रहा है ना, तो धीरे धीरे अपना हवा उठेगा, जहां जा रहा है वहां पे क्या क्रिएट कर देगा, हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा। उस हाई प्रेशर से हवा फिर अलग अलग डायरेक्शन में आपका मूव करना शुरू कर जाएगा। यही चीज अगर स्ट्रांग हो जाए तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या कहला जाएगा, साइक्लोन। कि बहुत एक्सेसिव हीटिंग हो रहा है, और लगातार एक्सेसिव हीटिंग इसलिए देखते हो कि क्या होता है ना, जनरली आपका ये अक्टूबर सितंबर अगस्त के टाइम में आप सुनते होगे कि साइक्लोन आता है बे ऑफ बंगाल में, कभी कभी अरेबियन सी में भी ज्यादातर। क्योंकि क्या होता है ना बे ऑफ बंगाल में, इसलिए होता है क्योंकि वहां पे क्या है, गर्मी के टाइम में हीटिंग होते जो सी है वो इतना हीट हो गया, इतना स्ट्रांग आपका लो प्रेशर सिस्टम डेवलप कर गया कि साइक्लोन का फॉर्मेशन बन गया। माने साइक्लोन को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो साइक्लोन के लिए आपको विंड स्पीड का जरूरत है,
विंड स्पीड काफी हाई होना चाहिए। विंड का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट हम लोग पढ़ेंगे। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर नहीं पढ़, हम लोग सिंपली डिफाइन कर रहे कि होता क्या है। मतलब इस तरीके का एक सिस्टम है, इस तरीके का आपका एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है, जो कि हवा ऐसे करके उठ गया और इतना तेजी से उठा ना कि ऊपर 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 सारा हवा चलता जा रहा है, इधर में हाई प्रेशर हो जा रहा है, इधर से फिर विंड अलग अलग डायरेक्शन में आपका चला गया और नीचे क्या है, लो प्रेशर सिस्टम बन गया। अब ये कुछ हवा इधर भी तो क्या करेगा, ऐसे करके डिसेंड करेगा इसे कहीं दूर, कुछ इधर भी डिसेंड करेगा, कुछ आगे चला जाएगा, कुछ ऐसे आगे चला जाएगा। तो अगल बगल में थोड़ा सा हाई प्रेशर है, यहाँ पे थोड़ा हाई प्रेशर है, यहाँ पे थोड़ा हाई, अगल बगल कहने का मतलब ये नहीं कि फ्यू सेंटीमीटर्स, कई किलोमीटर दूर जाके आपको, चूंकि ये ऊपर जो हवा गया है तो सारा हवा जब ऊपर तेजी से जा रहा है तो बहुत हाई प्रेशर है। तो आप जानते हो कि हाई प्रेशर से हमेशा हवा बाहर की तरफ भागना चाहता है। तो बाहर की तरफ जब भागना चाहता है तो कुछ तो काफी दूर तक हॉरिजॉन्टली जाएगा, कुछ का एनर्जी कम हो जाएगा तो नीचे गिरना शुरू करेगा। तो इधर सब में आपका, जिसको रेन बैंड्स भी आगे पढ़ेंगे कहेंगे, बट अभी रहने दो। तो ये जो लो प्रेशर सेंटर बनाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आई कहते हैं। और ये काफी काम रीजन होता है, बहुत शांत रीजन आपका होता है। इधर सब में क्या, अब लो प्रेशर है तो आप जानते हो कि लो प्रेशर सिस्टम फिर अपने अगल बगल से क्या करेगा, ऐसे करके इधर से फिर आपका हवा लेना शुरू करेगा, फिर ये उसको ऐसे उठाएगा उठाएगा ऐसे करके, फिर ये ऐसे तेजी से जाएगा और गिरना शुरू करेगा और गिरना ऐसे शुरू करेगा। तो यही जो स्ट्रक्चर है सिंपल सा, कि हवा मतलब ऐसे हुआ, सक्शन करके हवा खींच के ऊपर ले गए, जितना एरिया से हवा खिंचाया है वो लो प्रेशर हो गया, और वो जब ऊपर चला गया तो हवा इतना ऊपर एक्यूमुलेट हो गया कि चारों तरफ तितर बितर हो गया, कुछ बहुत दूर तक गया, कुछ अगल बगल में ही कूल डाउन होकर नीचे गिर गया। तो इसका मतलब सराउंडिंग आपका रिलेटिवली हाई प्रेशर पे है, और ये जो सेंटर में जहां से हीट होके सब निकला है उस जगह पे आपका एक बहुत शांत रीजन क्रिएट हो, क्योंकि यहाँ कुछ हवा ही नहीं है ना। जैसे इक्वेटर के भी 5 डिग्री नॉर्थ साउथ को क्या कहते हैं, डोल्ड्रम, शांत रीजन। जब कुछ हवा ही नहीं है, कोई विंड मूवमेंट ही नहीं पता चलेगा, तो ये काम रीजन। इसलिए देखोगे जब बहुत अचानक से शांति होता है, कहावत है ना कि बड़ा तूफान आने से पहले बहुत ज्यादा शांति होता है, तो वैसे कोस्टल एरियाज में या जो भी साइक्लोन प्रोन एरियाज है वहां पे देखोगे बहुत नॉर्मल से भी ज्यादा शांत हो गया। इसका मतलब है कि अब बहुत तेज का तूफान आएगा, क्योंकि जैसे ही ये बगल वाला हिस्सा रीच करेगा, ये वाला हिस्सा, तो ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पोर्शन होता है, ये काफी डिस्ट्रॉय करेगा। ये जैसे ही आएगा डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ये जैसे ही, अब मान लो हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, हमको लगा बहुत शांत है, बट जैसे जैसे हवा, क्योंकि ये ऐसे मूव कर रहा है, ये हवा जैसे जैसे ये वाला पोर्शन मेरे तक आएगा, अब हम यहाँ पहुंच गए, तो हमको जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर महसूस होगा। हम देखेंगे आसपास पेड़ बहुत ज्यादा तेजी से जो है मूव कर रहा है, या कुछ पेड़ उखड़ जा रहा है, कमजोर घर उड़ जा रहे हैं, अगर हम भी कमजोर है तो हम भी उड़ के फेंका जाएंगे। तो ऐसा कुछ होता है। तो ये सिंपल सा आपका मतलब लो प्रेशर सिस्टम है, सेंटर में चारों तरफ हाई प्रेशर है, एकदम सक्शन की तरह। जो आपका वाटर बॉडी के ऊपर कंटिन्यूअस मॉइस्चर का सप्लाई होना चाहिए, तभी तो उसको एनर्जी मिलता रहेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से। जैसे ही जमीन पे आया, ये जैसे ही आपका साइक्लोन लैंड पे पहुंचा, तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब डिसिपेट कर जाएगा, क्योंकि इसको मॉइस्चर का, इसको एनर्जी का सप्लाई बंद हो गया। क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है, जब वो वेपोराइज होता है हीट होके तो लेटेंट हीट भी ज्यादा निकलता है, तो ज्यादा एनर्जी निकलेगा तो वो ज्यादा सस्टेन करेगा। अब उसके अंदर ताकत बहुत बढ़ गया, अब उसको ज्यादा ताकत की जरूरत है, लेकिन जमीन पे आ गया, अब जमीन पे उतना ताकत नहीं मिल रहा है, तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आप देखते हो उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, बंगाल, इन सब पे जब साइक्लोन स्ट्राइक करता है तो बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। एग्जाम्पल भी दिया है 1999 का साइक्लोन का, एग्जाम्पल दिया है 1999 का, जो उड़ीसा का साइक्लोन था। उड़ीसा का साइक्लोन काफी डिस्ट्रक्टिव था, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स आया था। इसके बाद तो आप हर साल ही देख रहे हो अलग अलग नाम से, जैसे नरगिस था, कटरीना था, या फिर अभी रिसेंट में एक आपका आया था, एक और पहले आया था बुलबुल आया था, अभी रिसेंट में आया है हाल फिलहाल एक म्यांमार को स्ट्राइक किया है, एक आपका तमिलनाडु को। कमेंट सेक्शन में बताइए तमिलनाडु को स्ट्राइक करने वाले का नाम और म्यांमार को स्ट्राइक करने वाले का क्या नाम है। तो ये सिंपल सा भी मतलब कह सकते हो कि ये है स्ट्रक्चर है साइक्लोन का क्लास 7 के हिसाब से। और ये काफी, साइक्लोन अगर कहोगे तो ये काफी डिस्ट्रक्टिव होता है,
डिस्ट्रक्टिव होता है कैसे? एक तो आपका विंड का यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा होता है, जहां आता है वहां पे आपका डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। दूसरा है कि लो प्रेशर सिस्टम क्या करता है कि वाटर के लेवल को काफी हाई पहुंचा देता है, क्योंकि सक्शन है ना, जैसे आप स्ट्रॉ से पानी को चूस रहे हो, तो स्ट्रॉ में लो प्रेशर था और ऊपर हाई, आपके माउथ के पास हाई प्रेशर था, तब पानी बहुत ज्यादा दूर तक खींचा। तो वाटर लेवल जब बहुत हाई है तो वो क्या करेगा, कोस्टल एरियाज में आपका फ्लडिंग का प्रॉब्लम कॉज करेगा, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम कॉज करेगा। वाटर लॉगिंग होगा तो आपका डिजीज कॉजिंग वेक्टर्स जैसे मॉस्किटोज वगैरह है वो काफी ज्यादा स्प्रेड करेगा। तो हर तरह से जान माल का नुकसान, बीमारी का फैलना, एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हो जाना, जो भी कम्युनिटी है, फिशिंग कम्युनिटी, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके घरों को खराब कर देता है, नाव खराब कर देता है, जो फिशेस है वो काफी ज्यादा तेजी से मरने लगते हैं, तो एक लाइवलीहुड पे काफी ज्यादा असर आता है। और जब इन सबको रिपेयर करोगे तो खर्च भी ज्यादा होगा, तो मनी एंड प्रॉपर्टी इन सब का भी क्या हुआ, लॉस कर दिया साइक्लोन। अब इसके बाद क्या है, साइक्लोन का ही एक फॉर्म होता है जिसको हम टोर्नाडोज कहते हैं। टोर्नाडोज अगेन पूरा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बस डिफाइन कर रहे हैं। ये कहां ऑकर होता है, तो आप कहोगे लैंड पे। कॉमन किस एरियाज में है, तो कॉमन आप कहोगे टेम्परेट एरियाज। टेम्परेट एरिया जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इन सब एरियाज में आप देखोगे कि टोर्नाडोज बहुत ये है, कॉमन है। यहां भी कुछ नहीं है, ऐसे 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 ऊपर उठता हुआ एक हवा है, सेंटर में लो प्रेशर है, बट ये बहुत नैरो होता है। ये जो साइक्लोन के इतना ब्रॉड नहीं होता है, काफी नैरो लो प्रेशर सिस्टम होता है। हवा यहाँ पे आता है और ये ऊपर की तरफ, मतलब ऐसे फनल शेप का, मतलब इस तरह से ऐसे फनल शेप का एक ऐसे विंड सिस्टम इस तरह से आता है। ये लो प्रेशर है, यहाँ अगल बगल से तो सक्शन की तरह ये ऊपर की तरफ आता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग आंधी, ऐसा लगेगा कोन की तरह एकदम व्हिर्लिंग विंड है। जो आप नेटफ्लिक्स पे कोई भी हॉलीवुड सीरीज वगैरह अगर आप देखोगे तब उसमें देखोगे कि ये टॉर्नेडोज काफी डिस्ट्रक्टिव दिखाया जाता है और काफी कॉमन होता भी है। ये डिस्ट्रक्टिव भी होता है, प्लस क्या होता है, पोल्यूटिंग भी होता है, क्योंकि काफी ज्यादा अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स को भी एक जगह से दूसरे जगह वो उड़ाता रहता है, घर को, फसल को, सबको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन एक तरह से थोड़ा सा अगर हम यूज कहें तो यूज इसका ये है ना कि पॉलिनेशन में ये हेल्प कर सकता है। स्ट्रॉन्ग हवा का सिस्टम है तो आपका क्या करेगा, इधर से उधर पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो है सॉइल मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। तो हर एक हजार्ड का, डिजास्टर का नुकसान भी है, कुछ फायदा भी है। जैसे वोल्केनो ही है, वोल्केनो फटा तो नुकसान आप जानते हो, फायदा ये है कि एक नया जो आपका लावा आया उसमें नए तरह के मिनरल्स है, वो जब वेदर करेगा तो बहुत फर्टाइल मिट्टी बनाएगा, एक नया तरह का लैंडस्केप बना दिया, टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। अर्थक्वेक भी आया तो क्या हुआ कि आपका एक नया तरह का ज्योग्राफिकल फीचर क्रिएट हो गया, पुराना कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ नया बन गया। ये फायदा है, लेकिन नुकसान तो बहुत है। वैसे ही सुनामी, साइक्लोन ये सब आया तो आपका फ्लडिंग हो गया, बीमारी फैला, घर का मतलब लाइफ प्रॉपर्टी सबका नुकसान हुआ। बट ये फायदा हुआ कि सीज के कुछ आपके मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हो सकता है वहां सॉइल में आके रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो सॉइल के फर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट कर दिया। तो ये सारा चीज है। इसके लिए हम लोगों को शेल्टर लेने के लिए, आप देखोगे उस जगह पे, कभी आप अमेरिका, मैक्सिको या फिर आप कनाडा घूमने जाओगे ना, तो वहां पे आपका अंडरग्राउंड शेल्टर होम्स रहता है, अंडरग्राउंड रूम्स रहता है, जिसमें कोई विंडो नहीं रहता है ताकि डस्ट वगैरह ना आ सके, और पूरा अंडरग्राउंड रहता है। तो ऊपर से हवा जो है अपना बह गया, जितना बहना था, जो डिस्ट्रक्शन करना था, आप जमीन के अंदर क्या हो, सेफ हो। खिड़की भी नहीं है तो कोई आपको डस्ट पार्टिकल इन सब का भी कोई नुकसान नहीं है। अब देखो क्या है, हमसे अब एक चीज पूछता है, मतलब फिर से एक बार रिवाइज करें। रिवाइज, हम किसको डिफाइन किए, एयर को। हम किसको डिफाइन किए, विंड को। हमने पता किया कि एयर जो है वो फ्लो कैसे करता है, हीट करते हैं तो उड़ जाता है, तो जहां से उड़ा वहां लो प्रेशर क्रिएट कर दिया, जहां जमा है वहां हाई प्रेशर, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही जाएगा। अनइवन हीटिंग की वजह से एयर आपका फ्लो करता है। फिर उसके बाद हम लोग डिफाइन किए किसको, थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म कुछ नहीं है,
जब हवा में फ्रिक्शन आता है, नीचे से भी तेजी से हवा उठ रहा है, ऊपर से भी वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रहा है, बादल बहुत बना हुआ है, उसके साथ जब टकराता है, घर्षण होता है तो एक आवाज आता है, उसको हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म। उसी में अगर चार्ज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो करंट फ्लो करता है, जिससे बिजली चमकता है तो लाइटनिंग कहते हैं, जो कि लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है। फिर हम लोग एक चीज डिफाइन किया, साइक्लोन। साइक्लोन को ही अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसके लिए ट्रिक बता दी आपको, वॉच। साइक्लोन कुछ नहीं, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म है, जो कि अगर सिर्फ ट्रॉपिकल पे अभी फोकस करे तो पानी के ऊपर होता है। वाटर का सप्लाई, मॉइस्चर का सप्लाई हमेशा चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी बहुत होता है, उसके अंदर एनर्जी देता है। और उसके साथ हम लोग क्या समझे कि जहां हीट हो रहा है वहां से हवा बहुत तेजी से ऊपर गया, वहां लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हुआ। जहां ऊपर गया वहां हाई प्रेशर है। आप जानते हो हाई प्रेशर से हवा डाइवर्ज करता है, चारों दिशा में फैलता है, तो दूर दूर तक फैला, जिसका एनर्जी कम हो गया वो बगल में गिर गया। तो जो सेंटर में लो प्रेशर बचा और अगल बगल डिस्ट्रक्टिव हाई प्रेशर, तो लो प्रेशर हाई है जो कि काम रीजन है, हाई प्रेशर डिस्ट्रक्टिव एरियाज है। ये सब हम लोग देख लिए। इसके बाद हमने साइक्लोन का ही लैंड पे जो फॉर्म है उसको हम टोर्नाडोज कह दिए। अब आता है क्या कि जो सेफ्टी मेजर्स है, सेफ्टी मेजर्स एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कैसे हम ले, जिससे हम इन सब डिजास्टर मतलब साइक्लोन, हरिकेन्स, इन सब से हम बच सकते हैं। तो एक तो आपका गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की एजेंसीज है। तो ये इसको गवर्नमेंट की एजेंसीज है, जैसे आईएमडी है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये सारा चीज क्या है कि आपका फोरकास्ट मतलब पहले ही पता करे, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना सके, वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सके कि पता करके पहले एक अंदाजा लगा के कि लो प्रेशर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ये शायद खतरनाक हो सकता है, तो लोगों में वार्निंग पहले ही अति कर दो। रैपिड कम्युनिकेशन, बहुत तेजी से ये इंफॉर्मेशन वायरल कर दो ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। अपने से शेल्टर होम्स वगैरह बना दो, ताकि क्या है कि अगर उनका घर वगैरह डिस्ट्रॉय हो सके तो उनको उस जगह पे शेल्टर दिया जा सके। जो भी आपका क्या है कि सेफर प्लेस, जो सेफ है ज्यादा, उस जगह पे पीपल के मूवमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज या कह सकते हो फैसिलिटी बना दिया जाए। तो ये तो गवर्नमेंट का हो गया। अगर लोगों के बिहाफ में देखें कि लोग क्या कर सकते हैं, तो लोग ये क्या कह सकते हैं कि जो भी वार्निंग आ रहा है, वार्निंग साइंस, उसको सीरियसली ले और उसी अनुसार क्या करे, एक्ट करे, मजाक में ना ले। जैसे जैसे बताया जा रहा है वहां से अपना काम करे। अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बना ले अपना, मतलब है कि कुछ भी जो स्टोरेज है वो सब तैयार करके रखें, या फिर आपके हाउस में ही कुछ आपका शेल्टर्स तैयार कर ले खुद के लिए, या अफोर्ड कर सकता है अगर तो स्ट्रॉन्ग शेल्टर्स बना लिया, कुछ अंडरग्राउंड आप बना सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते नहीं तो गवर्नमेंट तो आपके लिए बना ही रही है। उसके बाद क्या है, अवॉइड कीजिए कहीं पे भी बिना मतलब ड्राइव करना या ट्रैवल करना, खास करके पानी वगैरह में। इसके साथ साथ क्या है कि इमरजेंसी फोन नंबर को एकदम से रेडी रखिए अपने फोन में, तुम सामने डायल स्क्रीन में रखे रहो। उसके बाद क्या करो कि कंटामिनेटेड वाटर को यूज ना करें, कहीं से भी कोई भी जो पानी है, साइक्लोन आ गया, अब जमा पानी उसी को लेके यूज ना करें। तो ये सारा लोगों के बिहाफ में हो सकता है, तो ये तो जनरल चीज है। अब एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कैसे इसमें मदद कर सकता है। तो सैटेलाइट वगैरह जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट वगैरह, या फिर रडार है जो कि साउंड वगैरह इन सब से डिटेक्ट करता है, ये सब आपको क्या करेगा, अच्छे से फोरकास्ट एंड कम्युनिकेट करने में हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ क्या करो कि आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो सिस्टम है, उसमें 24 आवर्स अर्लियर ही वार्निंग इशू करने का फैसिलिटी बनाओ, कि कम से कम ऐसा सिस्टम डेवलप करे जो हमको 24 घंटा पहले ही एक प्रेडिक्शन दे सके, तो हम जल्दी जल्दी अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को, अपने सोशल मीडिया, अपने बाकी सारे जितने भी हैंडल्स है उसको एक्टिवेट करके लोगों तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। हर आधे घंटे या 1 घंटे में हम क्या करें कि एक तरीके से स्टेटस अपडेट करते रहें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है,
अभी तक कैसा वहाँ का वेदर कंडीशन है, लोगों का क्या कंडीशन है, तो एक अपडेट हम लोगों को रखते रहना पड़ेगा। और ट्राई करना है, ट्राई इन फ्यूचर कि हमको 48 टू 72 आवर्स अर्लियर ही वार्निंग इशू करने का कैपेसिटी डेवलप करना पड़ेगा, डिवाइसेस पे रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज किया जा सकता है। तो ये सब क्या था आपका सिंपल सा कह सकते हैं कि हमने इस चैप्टर में एक तरीके से समझा क्या कि हम एयर को समझे, विंड को समझे, कैसे विंड फ्लो करता है, उसके बाद हम स्टॉर्म को समझे, स्टॉर्म को समझने के बाद उसके वेरिएशन साइक्लोन को समझे, थंडर स्टॉर्म को समझे, और उसके साथ साथ क्या है हम टोर्नाडोज को समझे। हम इन सभी के नुकसान यूजेस को समझे। तो यूजेस है तो ठीक है, हार्म है तो आप जानते हैं इन सबका हार्मफुल इफेक्ट ज्यादा है, यूज कम है। उसके साथ साथ जब हार्मफुल है तो हम उसके लिए प्रिकॉशंस भी देखें कि क्या प्रिकॉशंस, क्या हम सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, ये सब हमने देखा। ये बेसिकली हम क्लास 7 के हिसाब से सिर्फ डिफाइन किए हैं, पूरा डिटेलिंग तो अभी हमने किया ही नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर का कंटेंट है, नोट्स है, ये वाला पार्ट हो गया। अब एक बार फटाफट हम लोग क्विकली देख लेते हैं 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन आंसर्स और बाकी का चैप्टर का क्या क्या कैसे कैसे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देख रहे हो, यही वो एग्जाम्पल दिया है उड़ीसा का। विंड का डेफिनेशन देखो, मूविंग एयर, एयर एग्जर्ट करता है प्रेशर। ये यहाँ पे वही टिन कैन का एक्सपेरिमेंट है कि देखो इसको हीट कर दिया, यहाँ लो प्रेशर हो गया, जब इसके ऊपर हम ठंडा कोल्ड वाटर डाले तो यहाँ हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर इतना ज्यादा इसको दबा दिया कि ये क्या कर गया, क्रश कर गया। उसके बाद आपका ये यहाँ पे दिया है इस तरीके से कि ब्लोइंग इनटू द बॉटल, कि हम जब बॉटल में कुछ रख के ऐसे हवा फूकते हैं, यहाँ पे कुछ है तो क्या होता है कि जब इस पे प्रेशर डालें तो ये अंदर जाएगा, और नहीं इधर से हवा फूकेंगे तो ये ऐसे आएगा और इसको बाहर निकालेगा। तो ये सब प्रेशर कैसे एग्जर्ट करता है। या बलून है तो बलून के बीच में फूंक रहा है तो ये एक दूसरे से दूर जाएगा, अगर साइड से फूकेगा तो एक दूसरे के पास आएगा। ये आपने गेम खेला होगा, पतला सा पेपर का स्ट्रिप है, इसमें यहाँ पे आप ऐसे करके ब्लो करते हो तो क्या करता है कि हवा ऐसे जाता है। अब प्रेशर एग्जर्ट करता है तो कहीं पे ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर दिया तो नीचे आ गया, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे गया। तो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है तभी उसमें एक वेवी मोशन आ रहा है। तो ये सारा चीज क्या है कि आपका वही देखो, जितना ज्यादा स्पीड का विंड का स्पीड होगा उतना ज्यादा समझो कि एयर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप सिंपली क्या करोगे, चैप्टर को आप रीड करोगे। ये एक्टिविटी भी देखो क्या है कि इस तरीके से बॉइलिंग वाटर है, बलून टाइड ओवर द नेक, ये यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब है। हम देख रहे हैं कि बलून क्या हो गया, फूल गया। फिर उसके बाद इसको कोल्ड वाटर में डाले तो बलून सिकुड़ गया, क्योंकि यहां से हवा जब हीट हो रहा था ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा है तो फूल गया। अब जब यहाँ पे कर दिए तो ये कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर है तो जिस वजह से क्या हो रहा है कि हवा ऊपर उठ ही नहीं पा रही, जो उठना था ये नहीं उठ पा रहा है, इसलिए बलून नहीं फूला। तो इससे भी पता चलता है कि एयर में प्रेशर है। उसके बाद इधर भी देखो कि एक बलून, पॉलीथीन या कुछ भी बैग ले लो और उसे हीट करो तो आप देखोगे ना कि ये ऊपर की तरफ भागता है, और जब ये ऊपर भागेगा तो ये बैलेंसिंग रॉड है, ये नीचे भागेगा। क्यों भागा, क्योंकि ये जब हीट हुआ तो एयर राइज किया तो अपने साथ इस सबको भी राइज करवा दिया। देखो अनइवन हीटिंग हो रहा है तो उससे भी आपका हवा जो है ब्लो कर रहा है। लैंड वाटर का भी अनइवन हीटिंग है, उससे हवा ब्लो। देखो ये सारा बताए थे आपको, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 है, ये 0 डिग्री है, ये फिर 30 है, ये 60 है, और ये आपका क्या है 90 है। तो देख रहा हूँ यहाँ पे हाई प्रेशर था तो इससे इधर भी और इससे इधर भी विंड आ रहा है। यहाँ लो प्रेशर था, यहाँ अगेन लो प्रेशर है, यहाँ अगेन हाई प्रेशर है। उसके बाद आपका क्या है, ये सब कुछ काम का नहीं है। ये देखो जुलाई का टाइम है, लैंड हीटेड हो गया है, ये हीट हो गया, यहाँ लो प्रेशर हो गया, तो देख रहे हो यहाँ हाई प्रेशर है। गर्मी के समय में ऐसे जा रहा है तो मानसून ऐसे मूव करता है। लेकिन जनवरी है तो लैंड अभी वार्म है लेकिन ये काफी कोल्ड हो चुका है, तो देखो जमीन से इसकी तरफ जा रहा है आपका। तो थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स हमने देख लिया, आई के बारे में हम लोग पढ़ लिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए ये सब देख लिए, कैसे थंडर स्टॉर्म साइक्लोन बनता है ये भी देख लिए। बहुत तेजी से जब हीट होता रहेगा तो देख रहे हो ऐसे 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 ऊपर की तरफ गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ से सारा हवा इधर गया,
कुछ हवा ऐसे डिसेंड कर गया, कुछ हवा ऐसे कर गया, कुछ आगे की तरफ मूव कर गया। ये सेंटर वाला क्या है, आई है आपका। काफी डिस्ट्रक्शन कॉज होता है, ये भी हमने देख लिया। हुरिकेन, टाइफून, उसी का ही अलग अलग नाम है। टोर्नेडोज में कैसे खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है, टोर्नेडोज क्या है ये देख लिए। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स हम क्या क्या ले सकते हैं, गवर्नमेंट क्या ले सकती है, लोग क्या ले सकते हैं, ये सब पढ़ा हुआ है। देखो ये विंड वेन है जो कि आपका डायरेक्शन को मेजर करता है, जो स्पीड को मेजर करता है वो एनीमोमीटर है। बाकी अदर प्रिकॉशंस है, एडवांस टेक्नोलॉजी, साइक्लोन अलर्ट वॉच, वार्निंग सिस्टम, ये सारा चीज पढ़ा हुआ है। उसी का एक समरी है, इसको भी एक बार आप रीड कर लेंगे, कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। कह रहा है फिल इन द मिसिंग वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विंड इज, विंड है क्या, मूविंग एयर है। winds are generated due to uneven heating नियर अर्थ सरफेस। वार्म एयर क्या होगा, ऊपर जाएगा, जबकि कोल्ड एयर नीचे आएगा। एक्सक्यूज मी। एयर कहां से कहां मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। सजेस्ट टू मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस। एक तो आप क्या करो, इंस्ट्रूमेंट का यूज करो, विंड वेन। दूसरा आप हैंगिंग क्लोथ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कपड़ा टंगा हुआ है, आप देखो क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि कपड़ा वेस्ट की तरफ ये कर रहा है, उड़ रहा है, इसका मतलब ईस्ट से हवा आ रहा है, तभी तो वेस्ट की तरफ उसको घुमा रहा है। कैसे, जब कपड़ा है, अब ये देख लो इधर जा रहा है, मान लो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब हवा क्या हो रहा है, विंड वेस्ट से आ रहा है, तभी तो इसको इधर भेज रहा है। नेक्स्ट है स्टेट टू एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। कई सारे एक्सपीरियंसेस ले लो ना, टिन वाला एग्जाम्पल ले लो, कॉमन एग्जाम्पल है, या फिर बलून वाला एग्जाम्पल आप ले लीजिए। नेक्स्ट है यू वांट टू बाय अ हाउस, वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडोज बट नो वेंटिलेटर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। वेंटिलेटर्स भी होना चाहिए, क्योंकि वार्म जब एयर आप घर में रह रहे हो, लोग रह रहे हैं, तो पीपल है, तो पीपल आपका सांस जब छोड़ते हैं तो CO2 रिलीज होता है, CO2 वार्म कर देता है रूम को, वार्म कर देता है तो एयर क्या करता है, राइज करता है, तो वो विंडो से नहीं ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं होगा, तो क्या होगा, भरता जाएगा, तो जिससे क्या होगा ना, सफोकेशन होगा। इसीलिए वेंटिलेटर होना चाहिए, तो इसका आंसर नो होगा। एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स, ताकि प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूट हो सके, प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूट हो सके। क्योंकि क्या होगा ना, एकदम प्लेन शीट है तो उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़े तो फट सकता है, बट बीच बीच में छेद है तो वो हवा उधर से जब निकल जाएगा तो पूरा कंप्लीट प्रेशर उस पर नहीं पड़ेगा। हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोचेज योर विलेज टाउन। तो साइक्लोन का सेफ्टी मेजर्स आप जानते हो क्या क्या करना है, लोगों को सेफ जगह पे ले जाना है, जो आपका गवर्नमेंट एजेंसीज है या जहाँ पे भी फूड वगैरह सप्लाई हो रहा है वहां पहुंचाना है, लोगों में कम्युनिकेशन डेवलप करना है, एक दूसरे से कनेक्टेड रखना है, जो भी बेसिक जरूरत है वो प्रोवाइड करना है। व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद सिचुएशन क्रिएटेड बाय अ साइक्लोन। तो एडवांस में क्या है, हमको अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम वेल डेवलप करना होगा, स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप करना होगा ताकि खाना वगैरह को स्टोर करके रख सके, स्ट्रॉन्ग शेल्टर होम्स बनाना पड़ेगा। तो ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मतलब क्या है, शेल्टर होम्स, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सब हमको डेवलप करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली, कहां साइक्लोन नहीं आएगा, साइक्लोन आप जानते हो कोस्टल एरियाज, तो चेन्नई में भी आएगा, मैंगलोर भी कोस्टल एरिया है, वेस्ट साइड में है कर्नाटका में, चेन्नई आपका ईस्ट साइड में तमिलनाडु में, पुरी भी आपका ईस्ट साइड उड़ीसा में, लेकिन अमृतसर में नहीं आएगा, वो आपका एकदम दिल्ली के बगल में है, इससे कोस्ट से काफी दूर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कि विंटर में विंड्स फ्लो फ्रॉम लैंड टू ओशन, समर में विंड्स फ्लो फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स ओशन, साइक्लोन इज फॉर्म्ड बाय वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। तुमको करेक्ट ढूंढना है। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन, ये इनकरेक्ट है, वल्नरेबल है। साइक्लोन लो प्रेशर सिस्टम है, ये भी इनकरेक्ट है। ऐसे भी मान लो आपको ये दोनों नहीं भी आ रहा होता तो आपको इतना पता है कि दोनों सेम ही स्टेटमेंट है, विंटर में कोल्ड है, समर में हॉट है, दोनों में सेम ही कैसे ब्लो करता है, गलती तो इसी दोनों में से। अब आप जानते हो कि विंटर में सी वार्म है या ओशन वार्म है, लैंड कोल्ड है, तो यहां तो हाई प्रेशर होगा ना, यहां तो लो प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से
लो प्रेशर कोई चीज जाता है तो लैंड से ओशन की तरफ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और समर में उल्टा होता है। बाकी ये स्कूल के बच्चों के लिए अपना देख लेना क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ खास नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। कुछ और डिमांड है तो जरूर कनेक्ट कर दिए हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी। थैंक यू एवरीबॉडी।